हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन अकाडमी BSCB में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे समाजशास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न को। क्लास 12 के लिए यह प्रश्न उत्तर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSCB। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है। देखिए, सांप्रदायिकता को एक विचारधारा माना जा सकता है जो कि यह बताती है कि समाज धार्मिक समुदायों में बटा हुआ है जिनके स्वार्थ एक दूसरे से भिन्न हैं और कभी कभी उनमें पारस्परिक विरोधी भी होता है। यह विरोधी झूठे आरोप लगाने से लेकर जान से मार देने तक विभत्स रूप धारण कर लेता है। तो ये सांप्रदायिकता का प्रश्न का उत्तर था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। इसका उत्तर देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग लगा दीजिएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन कौन सा संगठन है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हम लोग याद रखेंगे इस पॉइंट को। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने इसे स्थापित किया। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। याद रखिएगा आप लोग। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सेवाओं का नियमन विभिन्न कानूनों एवं नीतियों द्वारा करता है। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव, तीन ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल रहा है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा के प्रति समर्पण क्या है। तो देखिए, शिक्षा मानव की एक बड़ी कृति है। इसने एक और मानव को सामाजिक प्राणी बनाया तो दूसरी ओर नित नए नए खोजों के माध्यम से समाज, राष्ट्र एवं विश्व को गति प्रदान की। इसीलिए एक नागरिक के रूप में शिक्षा के प्रति समर्पण अनिवार्य है। हम न केवल स्वयं शिक्षित हो बल्कि अपने आसपास के लोगों में शिक्षा का माहौल बना दें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा है, शिक्षा व्यक्ति एवं समाज से तीन रूपों में संबंधित है। पहला नंबर, यह व्यक्ति के में नैतिक गुणों का विकास करता है। दूसरा है, यह व्यक्ति में समाज के प्रति योगदान को निर्धारित करता है। तीसरा है, इसका संबंध आर्थिक विकास से है। वर्तमान शिक्षा को अधिकाधिक व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सकता है। तो ये तीन पॉइंट थे, शिक्षा व्यक्ति एवं समाज के रूप से संबंधित हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट रखिएगा, इससे आपके ऑब्जेक्टिव भी निकलते हैं। देखिए, यह व्यक्ति में कौन सा गुणों का विकास करता है, तो हम लोग लिखेंगे नैतिक गुणों का विकास करता है। ठीक है, यह व्यक्ति में किसके प्रति योगदान को निर्धारित करता है? भाई समाज के प्रति। हम लोग पॉइंट को नोट रखिएगा, ऑब्जेक्टिव खुद पर खुद निकल कर आपके सामने आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग चलते हैं चौथा नंबर में। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, जनजाति को परिभाषित कीजिए। देखिए, इसका आंसर क्या है, एक सामाजिक समूह जिसमें कई परिवार, कुल को हम लोग वंशज भी कहते हैं, शामिल हो और नातेदारी, सजातीयता, सामान्य इतिहास अथवा प्रादेशिक राजनीतिक संगठन
के साझे संबंधों पर आधारित हो। जाति परस्पर अलग अलग जातियों की अधिक्रमिक व्यवस्था है, जबकि जनजाति एक समावेशित समूह होती है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां नंबर है, भेदभाव शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखिए, भेदभाव एक समूह या व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार को कहलाता है। भेदभाव कौन करता है? व्यक्ति ही करता है, और यह व्यक्ति के प्रति जो है क्या करता है? व्यवहार जो आता है वही भेदभाव कहलाता है। यह व्यवहार सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। भेदभाव शब्द अर्थात व्यवहार जो होते हैं भेदभाव का, यह सकारात्मक भी आपके हो सकते हैं, ठीक है, और नकारात्मक दोनों प्रकार के। अगर ऑब्जेक्टिव में आए सकारात्मक नकारात्मक तो दोनों लगा दीजिएगा, ऑप्शन सी में दोनों होगा। देखिए आगे, भेदभाव के तहत एक समूह को उन सुविधाओं नौकरियों से वंचित किया जा सकता है जो दूसरे समुदाय या जाति के लोगों के लिए खुले होते हैं। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में एक समूह के व्यक्ति को नौकरी देना व दूसरे समूह के व्यक्ति को मना कर देना, यह भेदभाव के उदाहरण हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सामुदायिक पहचान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। देखिए इसका आंसर है, सामुदायिक पहचान अनेक कारणों से आवश्यक है। पॉइंट नंबर 1, ये सामुदायिक पहचाने ऐसे चिन्ह होते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को समाज में जाना जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट है, व्यक्ति इन समुदायों से संबंधित होकर अत्यंत सुरक्षित एवं संतुष्ट महसूस करता है। ठीक है, ये सामुदायिक पहचान के लिए आवश्यक 2 कारण हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सामाजिक अस्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, इस तर्क को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखिए क्या है, अस्त्रीकरण परिवार और सामाजिक संसाधनों से घनिष्ठता से जुड़ा है, अर्थात सामाजिक संसाधनों का पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई उत्तराधिकारी बनता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या प्रदत्त अर्थात वे पहचान जो जन्म से ही निर्धारित होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर आगे भी है, अपने परिवार से ही प्राप्त होती है। जन्म ही व्यावसायिक अवसरों को निर्धारित करते हैं, जैसे दलितों में सफाई, चमड़े का कार्य, मजदूर इत्यादि का कार्य। अतः यह तर्क उचित है कि अस्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, अर्थात हमारी पहचान, व्यवसाय, गुण इत्यादि हमारी ही अगली पीढ़ी को अपनाने पड़ते हैं, यानी हमारा जो पीढ़ी है वो अपनाते रहते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। देखिए अगला प्रश्न है, सामाजिक विषमता को परिभाषित कीजिए व सामाजिक अस्त्रीकरण का अर्थ समझाएं। देखिए इसका आंसर है, सामाजिक विषमता को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। देखिए सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। इन सामाजिक संसाधनों में धन, संपदा, शिक्षा, शक्ति एवं रोजगार इत्यादि शामिल होते हैं। ये सामाजिक विषमता को परिभाषित किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सामाजिक अस्त्रीकरण के बारे में। तो देखिए सामाजिक अस्त्रीकरण एक समाज में रह रहे लोगों का वर्गीकरण करके उन्हें एक अधिक्रमित रचना में बांटना सामाजिक अस्त्रीकरण
कहलाता है। यह अधिक्रम लोगों की पहचान, अनुभव, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संबंध तथा साथ ही संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को साकार देता है। ये सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में बताया गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सामाजिक संसाधन क्या है, क्या होते हैं या क्या है, या सामाजिक संसाधन से क्या तात्पर्य है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके रूपों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या है। प्रत्येक समाज में कुछ लोग के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन होते हैं, जिन्हें सामाजिक संसाधन कहा जाता है। यह सामाजिक संसाधन पूंजी के 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग 3 रूप को पढ़ते हैं इसका। तो देखिए पहला रूप दिया गया है भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में आर्थिक पूंजी। दूसरा दिया है प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यता के रूप में सांस्कृतिक पूंजी। और तीसरा है सामाजिक संगतियों और संपर्कों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी। ये 3 पूंजी आपके दिए गए थे किसके भाई, ये सामाजिक संसाधन क्या है, इनके रूप, यानी सामाजिक संसाधन के 3 रूप आपके वहाँ पे दिए गए थे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए धर्मनिरपेक्षीकरण से आप क्या समझते हैं, अथवा धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखिए इसका आंसर क्या है। शाब्दिक रूप से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है समानता की भावना। किसकी भावना भाई, समानता की भावना। किसका अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्षता का। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए समानता की भावना का क्या अर्थ है, यानी धर्मनिरपेक्षता का समानता का भावना का अर्थ है ना, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों के प्रति समानता की भावना से है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल यह होता है कि राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है उसी प्रश्न का आंसर। देश के सभी नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने और उसके विश्वासों के अनुसार व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। डॉक्टर R.N. सक्सेना के अनुसार धर्मनिरपेक्षता वह नीति है जो धार्मिक सहिष्णुता, समानता और भाईचारे पर आधारित होती है। यह सभी नागरिकों को उनकी जाति, धर्म, लिंग और विश्वासों पर विचार किए बिना सभी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देती है। ये किसके अनुसार है भाई, ये किसके अनुसार है, डॉक्टर R.N. सक्सेना के अनुसार यह परिभाषा दिया गया है। क्लियर है, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, या चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए शॉर्ट में क्या है। चिपको आंदोलन पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित आंदोलन है। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। इस आंदोलन के समर्थक पेड़ काटने से लोगों को मना करते थे। नहीं मानने पर वे पेड़ से चिपक जाते थे ताकि पेड़ काटा नहीं जा सके। इसी कारण इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रामीण लोगों द्वारा गांवों से शहरों की ओर आकर्षित होने के 2 कारण को बताएं। मतलब गांव के लोग
शहरों की ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं? इसके दो कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला नंबर है ग्रामीण लोग परिवहन सेवा, व्यवसाय या शिल्प निर्माण जैसी खेती से अलग ग्रामीण व्यवसायों को अधिक धन आपूर्ति के लिए अपनाते जा रहे हैं। अगर अधिक धन कमाना है तो गांव से तो शहर जाना ही होगा। दूसरा नंबर, संचार संसाधनों द्वारा नगरीय क्षेत्रों की सुख सुविधाओं से परिचित हो जाने के कारण भी गांव के लोग शहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दो कारण ही पूछे थे, दो कारण ही हम लोग देंगे। चलिए, अभी तक जो भी भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और आगे अच्छे अच्छे प्रश्न उत्तर की वीडियो मिलेंगे जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो देखिए, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पुष्कर मेला के बारे में बताएं। इसका आंसर देखिए, पुष्कर एक वार्षिक मेला है जो राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है भाई? राजस्थान में, याद रखिएगा, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। इस मेले में स्थानीय लोग अथवा दूर दराज के लोग पशुओं जैसे ऊँटों व अन्य पशुओं को बेचने और खरीदने आते हैं। यह मेला पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण का कारण है, क्योंकि यह कार्तिक पूर्णिमा के ठीक पहले लगता है। तो पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के ठीक पहले लगता है। ठीक है, जब हिंदू तीर्थयात्री पवित्र पुष्कर तालाब में नहाते हैं। तो याद रखिएगा, आपका इससे ऑब्जेक्टिव निकलता है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप लोग, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण के अंतर्गत किन किन का परिचालन होता है? भूमंडलीकरण के अंतर्गत पूंजी एवं वस्तुओं का ही नहीं, सांस्कृतिक उत्पादों का भी विश्व भर में प्रचलन होता है। यह विनिमय यानी आदान प्रदान के नए दरारों से प्रवेश करती है और नए बाजारों का निर्माण करती है। उत्पाद, सेवाएं और सांस्कृतिक तत्व भी इसके हिस्से हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं या सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। देखिए, आज हम लोग पहला भाग कर रहे हैं, आगे भी इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जो कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। चलिए इसी के साथ 15 नंबर पे चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भ्रूण हत्या पर टिप्पणी लिखिए। देखिए इसका आंसर क्या है? बच्चों को मां के गर्भ में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। लोग गर्भ में ही बच्चे के लिंग का परीक्षण करवा लेते हैं। यदि बच्चा लड़की होती है तो उसकी हत्या करवा दी जाती है। यह एक जघन्य अपराध है। इसे रोकने के लिए सरकारी कानून हैं, फिर भी बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या हो रही है। पूर्ण रूप से इसे रोकने के लिए कानून के साथ साथ जन चेतना लाना भी आवश्यक है। भ्रूण हत्या के कारण बालिकाओं की संख्या में तेजी से गिरावट हुई है, जो जनसंख्या असंतुलन को जन्म दे रही है। तो ये भ्रूण हत्या आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए 16 नंबर पे चलते हैं। 16 नंबर पे देखिए क्या कहा है? चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन के समर्थक जो है किसे काटने से मना करते थे? पेड़ को काटने से मना करते थे। ठीक है, अगर नहीं मानने पर क्या हो जाते थे? तो पेड़ से वह चिपक जाते थे और पेड़ काटने से रोकते थे। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 17 नंबर पे। निजीकरण से आप क्या समझते हैं?
निजीकरण का मतलब निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना है। सन 1991 से भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत निजीकरण की नीति अपनाई। निजीकरण का संबंध वैश्वीकरण तथा उदारीकरण से है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सरपंच पर टिप्पणी लिखें। देखिए इसका आंसर क्या है, सरपंच ग्राम पंचायत के न्यायपालिका अर्थात ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। ठीक है, यह ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, देखिए यह गांव के झगड़े फसाद इत्यादि का निपटारा करते हैं। सरपंच का काम क्या है, गांव के झगड़े को निपटाना, जो भी बात है उसे सॉल्यूशन करना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19वां नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है। क्षेत्रवाद का अभिप्राय एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की उस भावना से है जिसके अंतर्गत वे अपनी एक विशेष भाषा, सामान्य संस्कृति, इतिहास और व्यवहार प्रतिमानों के आधार पर उस क्षेत्र से विशेष अपनत्व महसूस करते हैं तथा क्षेत्रीय आधार पर स्वयं को एक समूह के रूप में देखते हैं। क्षेत्रवाद में इस भावना का समावेश होता है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र की संस्कृति, भाषा, प्रथाएं, परंपराएं, जातीय विशेषताएं तथा उपलब्धियां ही सर्वश्रेष्ठ है। अतः एक क्षेत्र विशेष के प्रति वहां के निवासियों की अंधभक्ति तथा पक्षपातपूर्ण मनोवृत्ति ही क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। जो भी बच्चे हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, देखिए क्या है। संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न हिंदू जाति का कोई आदिवासी या अन्य समूह अपनी परंपरा, रीति रिवाज, सिद्धांत और जीवन शैली को एक उच्च द्विज जाति के नियमों में परिवर्तित कर देता है। इससे जाति अनुक्रम के अंदर बदलाव आता है, परंतु जाति व्यवस्था अपने आप ही नहीं बदलती है। ये संस्कृतिकरण का परिभाषा था। तो हम लोग पहला पार्ट में 20 क्वेश्चन को पढ़े हैं और अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 21 से 40 नंबर तक। ठीक है, 21 से 40 नंबर तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी पढ़ेंगे। जो दीर्घ उत्तरीय इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे मैं उन्हीं को कराऊंगा इस YouTube चैनल के माध्यम से। जो भी भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।